Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is विकास कुमार on my YouTube platform Agriverse Education. तो दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि FCI AGM का जो एग्ज़ाम है 2021 का, उसको होने में लगभग एक मंथ बचे हैं और इसी बीच हमने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है बायोटेक्नोलॉजी पे, स्पेशली उनके लिए जो FCI AGM टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं। एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और हमने इस वीडियो में कोशिश करी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बायोटेक्नोलॉजी पार्ट के, वो सारे ही हमने इस वीडियो में इंक्लूड कर रखे हैं। देखिए, टोटल 30 क्वेश्चंस होंगे और सारे ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एक एक क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से सुनना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जिसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे या उससे रिलेटेड थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन इज द CRY1A जीन have been successfully transferred into which of the following crops? क्रॉप्स दे रखे हैं, बताना है कि इनमें से कौन सी क्रॉप में CRY1A जीन को सक्सेसफुली ट्रांसफर कर दिया गया है। ऑप्शंस दे रखे हैं टोमेटो, ऑप्शन बी टोबैको, पोटैटो एंड ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे प्रोवाइड कर देना हमारे कमेंट सेक्शन में। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्ट्रोवर्शियल हार्मोन यूज टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ काउ एंड इट वॉज डेवलप्ड बाई मॉन्सेंटो। तो आपको बताना है कि वो कौन सा हार्मोन है जो काउस में मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। ऑप्शन दे रखे हैं RBH रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, ऑप्शन बी बोवाइन सोमेटोट्रोफिन और बोवाइन सोमेटोट्रोफिन, और ऑप्शन सी में दे रखा बोथ A एंड B। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए, बेसिकली जो इसका प्रॉपर नेम हम बोले तो वो होगा RBH यानी कि रिकॉम्बिनेंट बोवाइन ग्रोथ हार्मोन एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय मॉन्सेंटो कंपनी। और इसको कहा जाता है बोवाइन सोमेटोट्रोफिन। ये क्या करता है, जो काउज हैं उनमें मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि RBH इज ए हार्मोन विच इज़ यूज टू इंक्रीज द मिल्क प्रोडक्शन ऑफ काउ एंड इट वॉज डेवलप्ड बाय मॉन्सेंटो। सेकेंड क्वेश्चन इज GEAC। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GEAC की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए और इसके क्या फंक्शंस हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी अगले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कि GEAC होता क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो आपको याद रखना है कि GEAC स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब देख लेते हैं GEAC है क्या। GEAC इज ए इंडियाज एपेक्स बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी बॉडी। पहली बात ये। दूसरी बात, इसको बनाया गया था अंडर द रूल्स फॉर मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। या बोल रहे हैं जितने भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स हैं इनका यूज़ कैसे करना है, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट या स्टोरेज, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड करी जाएंगी। और ये एक्ट था 1989 का और ये एक्ट है नोटिफाइड अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसके अंदर का ये एक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो ये रूल है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर ये रूल था। तीसरी बात है कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी दैट इज GEAC, ये किसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है GEAC। इसके अलावा यहाँ पर एक बात बताई गई है, अगर कोई यूज़ करता है अनअप्रूव्ड GM वेरिएंट, अगर इसका कोई यूज़ कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रोविज़न है। यहाँ पर जेल की बात करी गई है इन टर्म्स ऑफ 5 years एंड ए फाइन। एक यहाँ पर फाइन भी है 1 लाख रुपीज़ का अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक कॉटन क्रॉप वैरायटी वॉज फर्स्ट टू बी कल्टिवेटेड कॉमर्शियली। कॉटन की पहली ट्रांसजेनिक वैरायटी कौन सी है जिसका कॉमर्शियल कल्टिवेशन किया गया था। ऑप्शंस दे रखे हैं बॉलगार्ड, फ्लेवर सेवर, लिबर्टी लिंक या एंडलेस समर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन ए बॉलगार्ड। सो बॉलगार्ड वाज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक कॉटन क्रॉप वैरायटी दैट वाज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन। अब देखिए, यहाँ पर जो बॉलगार्ड कॉटन की वैरायटी है या बोल रहे हैं BT कॉटन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दे रखा है कि सबसे पहले BT कॉटन कौन सा था। उसके बाद इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि इंडिया में जो BT कॉटन है उसका डेवलपमेंट के क्या क्रोनोलॉजी है। ये वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। पहली बात, जो BT कॉटन का डेवलपमेंट हुआ था, एक कंपनी थी मॉन्सेंटो कंपनी, इन्होंने किया था। BT कॉटन की पहली वैरायटी थी बॉलगार्ड, इसको डेवलप किया था। इट वाज द फर्स्ट जनरेशन BT कॉटन, इसको फर्स्ट जनरेशन BT कॉटन भी कहा जाता है। इसमें CRY1A जीन इसको यूटिलाइज किया गया था, ये आपको याद रखना है। जो बॉलगार्ड 1 कॉटन था या जिसको बोले हम फर्स्ट जनरेशन BT कॉटन, इसमें CRY1A जीन को यूटिलाइज किया गया था। एक वैरायटी थी
वैरायटी आपको याद रखनी है कॉकर 312। कॉकर 312 ये एक वैरायटी थी कॉटन की। इस पर क्राई1A का जीन डाला गया फ्रॉम बीटी जीन, या बोल रहे हैं बैसिलस थुरिंजेंसिस। इससे क्राई1A जीन को कॉकर 312 कॉटन की वैरायटी में डाला। उसके बाद जो वैरायटी बन के आई ट्रांसजेनिक वैरायटी, उसको मॉन्सेंटो ने नाम दिया MON 531, मॉन 531, और बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया बॉलगार्ड कॉटन, एंड इट वाज द फर्स्ट जनरेशन बडी कॉटन। ये आपको याद रखना है। इसके बाद की जो क्रोनोलॉजी है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। ये तो हमने पहले देख लिया कि ओरिजिन कैसे हुआ था इसका। अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। देखिए 1995 से शुरू हुआ ये। देखो माइको एक कंपनी है इंडिया की। इन्होंने एप्लीकेशन लिखी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर द परमिशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस टेक्नोलॉजी। इंडिया के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी है बीटी कॉटन की, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन लिखी थी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। उसके बाद 1996 में इन्होंने क्या किया, इनको परमिशन मिल गई। फिर उसके बाद इन्होंने 100 ग्राम बीटी कॉटन के सीड को, जो कि वैरायटी थी ये कॉकर 312, इसको मॉन्सेंटो से इन्होंने इंपोर्ट कराया। और इसके अंदर कौन सा जीन था, क्राई1AC, ये वाला जीन जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। अब इसके बाद क्या किया, यहाँ पर थोड़ा रिसर्च किया गया, डेवलपमेंट किया गया, और जो माइको सीड जो ये कंपनी है, इन्होंने 2002 एंड 2003 इस ईयर में 3 वैरायटी डेवलप करी। बीटी कॉटन की 3 वैरायटी, इसका नाम आपको याद रखना है मैक 12, मैक 162 एंड मैक 184। ये 3 वैरायटी कॉमर्शियली इन्होंने डेवलप करी, या बोले रिलीज़ कर दी। किसने, माइको सीड कंपनी। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी थी बीटी कॉटन की, इन शॉर्ट मैंने आपको बताया। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पर। बीटी टॉक्सिन जीन, या बोल रहे हैं क्राई प्रोटीन, इज इन नॉन टॉक्सिक फॉर्म इन प्लांट बट इट कन्वर्ट्स टू टॉक्सिक फॉर्म इन इंसेक्ट गट, वाई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो बीटी टॉक्सिन जीन है या क्राई प्रोटीन जीन है, जब ये प्लांट में है तब तो ये टॉक्सिक नहीं है, पर जब ये इंसेक्ट के गट में जाता है, जब इंसेक्ट प्लांट पर फीड करता है, उसके बाद जब वो जीन अंदर जाता है, उसके पेट के अंदर जाता है, तब ये टॉक्सिक इफेक्ट क्यों शो करता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, ड्यू टू लो पीएच इन गट, ड्यू टू न्यूट्रल पीएच इन गट, ऑप्शन सी ड्यू टू एल्कलाइन पीएच इन गट, और ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। सो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच इन गट। जो गट का पीएच होता है 8.5 से ऊपर रहता है, तो वहाँ पर जो ये नॉन टॉक्सिक फॉर्म है वो टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डैश जीन इज इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रासिका नेपस, लेटर विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड एंड यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा जीन इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्रासिका नेपस इस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद उसके सीड से ये जीन निकाला जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस देखिए, एक थ्रोम्बोसिस की डिजीज़ होती है। इट इज़ अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन वेसल्स, यानी कि जो ब्लड के वेसल्स हैं वहाँ ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता बॉडी में। तो यहाँ पर बताना है कौन सा जीन था। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, हीरोडिन। सो हीरोडिन इज़ ए पोटेंट इनहिबिटर ऑफ थ्रोम्बोसिस। जो थ्रोम्बोसिस डिजीज़ है इसको ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये हीरोडिन जीन है ये क्या काम करता है, इट एक्ट एज ए एंटीकोगुलेंट या एंटी क्लॉटिंग एजेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन इज RNAi इज अ मेथड adopted to prevent infestation of which microorganisms in tobacco plant। ऑप्शन दे रखे हैं नेमेटोड, वायरस, फंजाई एंड बैक्टीरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नेमेटोड। सो RNAi, या इसको दूसरे भाषा में बोलें RNA इंटरफेरेंस इज अ मेथड विच इज एडॉप्टेड टू प्रिवेंट इन्फेस्टेशन ऑफ नेमेटोड इन टोबैको प्लांट्स। सेवंथ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, एंटीसेंस और RNAi, इसको हम एंटीसेंस भी बोलते हैं, जिसकी हम पहले बात कर रहे थे, RNAi टेक्नोलॉजी। ये क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं बहुत सारे, इनमें से राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है, इट ब्लॉक्स और डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन। ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है सर्टेन प्रोटीन्स को। जो प्लांट पैथोजेंस हैं उनके जो प्रोटीन जो वो डेवलप करते हैं आफ्टर द इन्फेक्शन इन द प्लांट, तो उसको ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। या तो उसके प्रोडक्शन को कम कर देगा, या उसके फंक्शन को कम कर देगा, या उसकी एक्टिविटी को कम कर देगा। तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है RNAi टेक्नोलॉजी। थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, जो RNAi या बोल लें RNA इंटरफेरेंस, इसको जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। इस टेक्निक को जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है। देखो 3 नाम हो गए, एक तो हो गया एंटीसेंस, दूसरा RNAi टेक्नोलॉजी, और तीसरा जो हम ये कर रहे हैं इसको कहते हैं हम जीन साइलेंसिंग। अब पहली बार इसको अडॉप्ट किया गया था इन टोबैको प्लांट्स। टोबैको प्लांट्स में नेमेटोड से बचाने के लिए जो नेमेटोड था मेलेडोगाइन
इनकॉग्निशिया। तो इस नेमाटोड के प्रिवेंशन के लिए RNAi मेथड को अडॉप्ट किया गया था। तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA को डेवलप किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है उसके DNA में कुछ ऐसा चेंज किया जाता है कि उसमें एक ऐसा RNA आ जाता है जो प्लांट के बॉडी के अंदर जब जाएगा, जो इन्फेक्टेड प्लांट है जिसमें ये मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया इसका इन्फेक्शन हुआ होगा, उसके RNA से ये क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, बाइंड होने के बाद ये क्या बना देता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA। डबल स्ट्रैंडेड RNA बनने के बाद ये उसकी एक्टिविटी को कम कर देता है, क्या होता है, तो ये इसको बोला जाता है जीन साइलेंसिंग। क्वेश्चन नंबर 8 इज विच वॉज द फर्स्ट वेराइटी डेवलप्ड थ्रू MAS इन इंडिया। MAS का क्या मतलब क्या है, मार्कर असिस्टेड सिलेक्शन। तो इसके द्वारा पहली वैरायटी कौन सी डेवलप करी गई थी इंडिया में? राइट आंसर है इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1। पूसा बासमती 1 तो आपने सुना ही होगा। इम्प्रूव्ड पूसा बासमती 1, इट वॉज फर्स्ट वेराइटी डेवलप्ड थ्रू MAS इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9 इज बॉलगार्ड 3 ट्रांसजेनिक ऑफ कॉटन कंटेन्स विच ट्रांसजीन। कौन सा ट्रांसजीन इसके अंदर होता है? मैंने आपको बताया था बॉलगार्ड 1, बॉलगार्ड 2, बॉलगार्ड 3। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है बॉलगार्ड 3 जो ये ट्रांसजेनिक है वैरायटी कॉटन की, इसमें कौन से ट्रांसजीन होते हैं? ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन कौन से होते हैं इसमें? क्राई 1AC, क्राई 2AB एंड VIP3A। तो ये 3 जीन होते हैं बॉलगार्ड 3 ट्रांसजेनिक में। और बॉलगार्ड 1 और बॉलगार्ड 2 की बात करें तो बॉलगार्ड 1 जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं वो है क्राई 1AC, और बॉलगार्ड 2 में क्या होता है, क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। ठीक है, तो लाइन से देख लीजिए। देखिए पहले क्राई 1AC था, इसमें अगर हम प्लस कर दें क्राई 2AB तो ये हो जाएगा बॉलगार्ड 2। फिर इसमें अगर हम प्लस कर दें VIP3A, ये वाला ट्रांसजीन ऐड कर दें तो ये हो जाएगा बॉलगार्ड 3। तो ये तीनों आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन इज। तो बताइए, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन दे रहे हैं टेलोमेरेज, होलो एंजाइम, RNA प्राइमेस एंड एंडोन्यूक्लियस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, RNA प्राइमेस। सो RNA प्राइमेस इज एन एंजाइम इन्वॉल्व इन इनिशिएशन ऑफ DNA सिंथेसिस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। चलिए 11th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये स्लाइड, देखिए यहाँ पर जितनी भी अथॉरिटी इंक्लूड कर रखी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायोटेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर ये अथॉरिटी काम करती है। अब यहाँ पर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि एडवाइजरी कमेटी कौन सी होती है, रेगुलेटरी और मॉनिटरिंग कमेटी क्या क्या होती हैं। GEAC की तो बात हमने पहले कर दी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी या बोल लें अप्रेजल कमेटी। तो ये होती है रेगुलेटरी या बोल लें अप्रूवल कमेटी। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड या बोल लें जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको अप्रूवल कहाँ से लेना पड़ेगा? ये 3 है। ठीक है, ये 3 जो यहाँ पर लिख रखी हैं ये 3 है, और इसमें से जो GEAC है ये सबसे एपेक्स बॉडी है। ठीक है, और दो दे रखे हैं यहाँ, IBSC इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी और RCGM रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो ये 3 तो होगी आपकी रेगुलेटरी एंड अप्रूवल कमेटी। देखो जो सबसे एडवाइजरी कमेटी होती है ऊपर, रिकॉम्बिनेंट DNA एडवाइजरी कमेटी RDAC ये, और मॉनिटरिंग कमेटी जो स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉनिटर करती हैं वो है हमारी स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी DLC एंड SBCC। क्वेश्चन नंबर 12 इज द एंजाइम रिक्वायर्ड टू रिमूव RNA प्राइमर ड्यूरिंग DNA रेप्लिकेशन इज। ऑप्शन दे रखे हैं DNA प्राइमेस, DNA लाइगेस, DNA पॉलीमरेज एंड एंडोन्यूक्लियसेस। सो हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, DNA पॉलीमरेज। So DNA polymerase is an enzyme required to remove RNA primers during the DNA replications. 13th question is what are Roundup Ready crop? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Roundup Ready crop किसको कहा जाता है? ऑप्शन दे रखे हैं इंसेक्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट क्रॉप, नेमाटोड रेसिस्टेंट और डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी। हेयर द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हर्बिसाइड रेसिस्टेंट। और हर्बिसाइड में जो पर्टिकुलरली ग्लाइफोसेट है, जो ग्लाइफोसेट ये एक हर्बिसाइड है, इसका ट्रेड नेम है राउंड अप। ठीक है, इसका ट्रेड नेम है राउंड अप बाय द मॉन्सेंटो कंपनी। जो ग्लाइफोसेट है इसके रेसिस्टेंट वैरायटी डेवलप करी गई हैं, जैसे मेज के केस में, तो उसको बोला जाता है राउंड अप रेडी क्रॉप, जिनमें ग्लाइफोसेट के अगेंस्ट
रेसिस्टेंट होता है उसको कहा जाता है राउंड अप रेडी क्रॉप्स। 14th क्वेश्चन इज विच क्राई जीन वॉज प्रेजेंट इन स्टारलिंग कॉर्न। कॉर्न की एक वैरायटी है स्टारलिंग, ट्रांसजेनिक वैरायटी है, इसमें कौन सा क्राई जीन होता है? क्राई 9C। सो क्राई 9C इज अ जीन विच इज प्रेजेंट इन स्टारलिंग कॉर्न। 15th क्वेश्चन इज बल्बोसम टेक्निक इज यूज्ड फॉर। ऑप्शन दे रखे हैं हैप्लॉइड बार्ले प्रोडक्शन, डिप्लॉइड और टू ओवरकम सीड डोरमेंसी एंड ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज हैप्लॉइड बार्ले प्रोडक्शन। सो बल्बोसम टेक्निक इज यूज्ड फॉर हैप्लॉइड बार्ले प्रोडक्शन। चलिए अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर सोमाक्लोनल वेराइटीज़ दे रखी हैं। देखो सोमाक्लोनल वेरिएशन क्या होता है, ये कैसे बनाई जाती हैं। देखिए जो इनविट्रो कल्टीवेशन किया जाता है या बोल लें इनविट्रो डेवलपमेंट किया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें कुछ वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशन अमंग द प्रोजेनी ऑफ प्लांट फ्रॉम द कल्चर्ड सोमेटिक सेल इन विट्रो कंडीशन। इन विट्रो कंडीशन क्या है? असेप्टिक कंडीशन है। वहाँ पर अगर हम कोई सोमेटिक सेल से कोई प्लांट तैयार कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई वेरिएशन आ जाता है तो उसको सोमाक्लोनल वेरिएशन कहते हैं, और जो वैरायटी बन के आती है उसको सोमाक्लोनल वैरायटी कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे हैं कुछ वैरायटीज़ के। वरुणा इट इज़ वैरायटी ऑफ ब्रासिका जुनसिया, बायो13 इज़ अ वैरायटी ऑफ सिट्रोनेला, सिग्मा एल्फा एल्फा, वेलवेट रोज इट इज़ अ वैरायटी ऑफ जेरेनियम, स्कारलेट इज़ अ वैरायटी ऑफ स्वीट पोटैटो, ओनो इज़ अ वैरायटी ऑफ शुगर केन। तो ये सारी आपको याद रखनी पड़ेंगी। 17th क्वेश्चन इज द टूल फॉर ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स आर। क्या होता है? कौन से टूल को हम यूज़ करते हैं, कौन से एंजाइम को हम यूज़ करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करने के लिए? ऑप्शंस दे रखे हैं। राइट आंसर है यहाँ लाइगेज। सो लाइगेज आर यूज फॉर ज्वाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स। जो पहला है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, इसका काम पूरा उल्टा है। ये क्या करता है? डीएनए मॉलिक्यूल को तोड़ देता है। 18th क्वेश्चन, देखो यहाँ एक फैक्ट है कि जो फ्लेवर सेवर एक वैरायटी है या बोले ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो की, ये पहली कॉमर्शियल ग्रोन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड वैरायटी थी। ये फूड वैरायटी है, ठीक है। इससे पहले कि हम जो बात कर रहे थे जैसे टोबैको है या कॉटन है, ये फूड वैरायटी नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि पहली कौन सी वैरायटी थी जिसको अप्रूवल मिला था, मतलब या बोल लें कि कौन सी पहली जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड वैरायटी थी जिसको कमर्शियल कल्टीवेशन किया गया फॉर द ह्यूमन कंजप्शन, तो उसका आंसर क्या होगा? फ्लेवर सेवर। 19वां क्वेश्चन है टेक पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर इज। पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसमें टेक पॉलीमरेज का यूज़ किया जाता है। तो ये क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए थर्मोटॉलरेंट। 20वां क्वेश्चन है हैप्लॉइड प्रोडक्शन कैन नॉट बी डन थ्रू। ऑप्शन दे रखे हैं पोलन कल्चर, कैलस कल्चर, एंथर कल्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कैलस कल्चर। और कैलस के बारे में बताता हूँ। कैलस इज ए अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, तो इससे हैप्लॉइड प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। 21वां क्वेश्चन है ट्रांसफर ऑफ जीन इन बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीनस। तो इसको क्या कहेंगे? इसको बोला जाएगा हॉरिजेंटल जीन फ्लो। अगर क्या हो रहा है डिफरेंट स्पीसीज में जीन का ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसको कहा जाएगा हॉरिजेंटल जीन फ्लो। 22वां क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए मॉलिक्यूल्स माइग्रेट फ्रॉम विच एंड? ये आपको बताना है। आपको पता होगा डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव एंड की तरफ, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव। ए विल बी द राइट आंसर। 23वां क्वेश्चन है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन द मोस्ट सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फैमिलीज। जो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया जाता है, उसके बाद एक सोमेटिक सेल हाइब्रिड बनाया जाता है जिससे जो वैरायटी है उसका डेवलपमेंट किया जाता है। तो कौन सी क्रॉप या बोले कौन सी फैमिलीज में ये सक्सेसफुल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोलेनेसिस फैमिली एंड क्रूसिफर फैमिली। तो इसमें सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है। 24वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में कौन सी टेक्निक को यूज़ किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी RFLP। इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका यूज़ किया जाता है इन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अगर डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करना है तो उसके लिए PCR टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है द क्राई 2B इट इज़ अ प्रोटीन इज स्पेसिफिक टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट। जो क्राई 2 जीन है ये कौन से इंसेक्ट में यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डिप्टेरा। देखो ये वाला पार्ट हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है, जो एंटोमोलॉजी वाली वीडियो है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं एंटोमोलॉजी पार्ट के। उसमें भी हमने बताया है कि क्राई 1 जीन किसके लिए यूज़ किया जाता है, क्राई 2 किसके लिए, क्राई 3, क्राई 4, क्राई 5। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्राई 1 इज़ यूज फॉर लेपिडोप्टेरंस, क्राई 2 इज़ यूज फॉर लेपिडोप्टेरंस एंड डिप्टेरंस, क्राई 3 इज़ यूज फॉर कोलेप्टेरंस,
क्राई 4 इज़ फॉर डिप्टेरन्स और एक क्राई 5 है। इसको मतलब वेरियस फैमिलीज़ में यूज़ किया जा सकता है, जो क्राई 5 है। 26वां क्वेश्चन, इन इंडिया बीटी कॉटन वॉज अप्रूव्ड फॉर कॉमर्शियल कल्टिवेशन बाई GEAC इन विच ईयर। देखो GEAC हर जगह आ रहा है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कौन से ईयर में बीटी कॉटन का कॉमर्शियल कल्टीवेशन के लिए अप्रूवल मिला था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2002। मार्च का महीना था, मार्च 2002 में बीटी कॉटन के लिए पहला अप्रूवल मिला था बाय GEAC। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन याद आ रहा है। इंडिया ने पहला एक ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप कर रखी थी। कौन सी क्रॉप थी वो? बीटी ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल। पर यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते बीटी ब्रिंजल का अच्छे से अप्रूवल नहीं हो पाया। देखो GEAC ने तो अप्रूव कर दिया था, कौन सी ईयर में? 2009 to 10, इस दौरान GEAC ने बीटी ब्रिंजल को अप्रूवल दे दिया था, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिल रखा है। और एक ऐसी कंट्री है जो बीटी ब्रिंजल का कॉमर्शियल कल्टीवेशन कर रही है अभी। देखो टेक्नोलॉजी तो इंडिया की है, ठीक, टेक्नोलॉजी इंडिया की है, पर वहाँ कॉमर्शियल कल्टीवेशन हो रहा है बीटी ब्रिंजल का, और इंडिया में इसका अप्रूवल अभी नहीं मिल रखा है। तो आपको बताना है कि कौन सी कंट्री है वो। आस पड़ोस की कंट्री है, इतना भी हिंट दे रहा हूँ मैं, इंडिया के आसपास की कंट्री है। अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिए हमारे कमेंट सेक्शन में। 27वां क्वेश्चन है, टोटिपोटेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? राइट आंसर इज प्लांट सेल। सो टोटिपोटेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट सेल्स। 28वां क्वेश्चन है, फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ जर्मप्लाज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड? कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन। जो लिक्विड नाइट्रोजन है इसका टेम्परेचर लगभग कौन से टेम्परेचर में यूज़ करते हैं? 196 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, अमंग द गिवन कंपाउंड्स विच वन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज क्रायोप्रोटेक्टेंट? ऑप्शन दे रखे हैं ग्लिसरॉल, DMSO, प्रोलीन एंड सॉर्बिटॉल। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, DMSO। DMSO मतलब डाईमिथाइल सल्फर ऑक्साइड। इट इज़ यूज्ड, या बोल रहे हैं इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज ए क्रायोप्रोटेक्टेंट। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट कंटेनिंग कोड प्रोटीन मीडिएटेड वायरस रेसिस्टेंस वर प्रोड्यूस्ड इन 1986 इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? दूसरी भाषा में बोलें कि पहली ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? ठीक है, सिंपल टर्म में पूछ रहा हूँ कि पहला ट्रांसजेनिक प्लांट कौन सा था? ऑप्शन दे रखे हैं टोमेटो, टोबैको, अल्फाल्फा एंड पोटैटो। राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोबैको। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे, और ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस था। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में। और इसके अलावा भी कुछ हमने वीडियोस प्रिपेयर कर रखी हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर है, एंटोमोलॉजी पर है, और अभी ये बायोटेक्नोलॉजी पर भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो कुछ टॉपिक्स हैं वो भी हमने इंक्लूड कर रखे हैं एक प्लेलिस्ट पर। FCI AGM 2021 करके एक प्लेलिस्ट होगी, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। FCI AGM 2020 से रिलेटेड आपको वीडियो वहाँ मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।